press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन एमएससी क्लासेस ऑनलाइन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन होगा फ्रेंड्स, उसे ही प्रेस कर लेना, ताकि फ्रेंड्स मेरे द्वारा अपलोड की गई नई वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक तरीके का ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी संयोजी ऊतक होता है, जो क्या होता है, एक बॉडी के जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको आपस में क्या करता है, ये कनेक्ट करके रखता है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक जो नॉर्मल जो ब्लड का पीएच होता है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ठीक है। और एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर जो उनका टोटल बॉडी वेट होता है, उनके बॉडी वेट का 7% ब्लड पाया जाता है। तो चलिए इनको एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए एक कोई पर्सन है जो कि 60 kg का है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 60 kg का होता है, तो उनके अंदर क्या है कि अब देखते हैं कि उनके अंदर ब्लड कितना होगा। तो 60 का क्या होगा, 7% होगा। 60 का 7% कितना होता है, 4.2 kg। तो क्या होगा, एक जनरली एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड होगा उनके टोटल वेट का 7% पाया जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखें तो किसी में ज़्यादा और किसी में कम होता है। तो ऑन एन एवरेज हम इसको 5 से 6 लीटर मानकर चलते हैं। और फ्रेंड्स, फीमेल के अंदर जो ब्लड होगा वो 1/2 लीटर मेल के कंपैरिजन में कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है, काफ़ी फीमेल्स वगैरह आप देखते होंगे, फीमेल जो होती है वो वीक होती है मेल के कंपैरिजन में, क्योंकि फीमेल के अंदर एक तो 1/2 लीटर ब्लड पहले से ही कम होते हैं, और बाकी कई अदर रीजंस होते हैं, जैसे और भी कई रीजंस हैं जिनकी वजह से इनके अंदर ब्लड और भी कम हो जाते हैं। तो वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, रेड कलर जो होता है ब्लड का, ये एक ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, और जो रेड कलर होता है ब्लड का वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जो हीमोग्लोबिन का एक और मेन ये भी काम होता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो ब्लड कम हो जाता है तो उससे एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम है एनीमिया। तो एक बीमारी है एनीमिया। एनीमिया का जो होता है ये ब्लड की कमी होने के कारण, यानी ब्लड की जो कमी होती है इसकी वजह से एक व्यक्ति को एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम है एनीमिया। और अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ब्लड के फंक्शन की। जो ब्लड का फंक्शन होता है ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। तो इसका इसी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कई बूढ़े होते हैं और बच्चे होते हैं, दोनों के ब्लड में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो एक छोटा बच्चा होता है उनके अंदर सारे सेल्स होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका ब्लड वगैरह है काफ़ी थोड़ा गर्म होता है जो बूढ़े लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका ब्लड थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, और जिस वजह से उन्हें कई तरीके की बीमारियाँ वगैरह भी होनी शुरू हो जाती हैं। और वो उन्हें जैसे अभी मान लीजिए सर्दी के टाइम में उन्हें थोड़ी बच्चे के कंपेरिजन में ज़्यादा ठंड लगती है। और बात आती है सेकंड के, जो ये हमें डिजीज़ प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ से बचाने के लिए जो मेन काम किसका होता है, ये भी हम आगे और काम देख लीजिए। इसका जो मेन फंक्शन होगा CO2 और O2 का, CO2 हो या O2 हो, जैसे कि हम सांस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं, और CO2 क्या करते हैं, बाहर करते हैं। और हम लोग जब ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जब सांस में लेते हैं तो ये सबसे पहले हमारे लंग्स तक पहुँचता है, और लंग्स से क्या होता है, ये पूरी बॉडी के अंदर लेकर जाने का काम इसी ब्लड का होता है। और फिर उसके बाद जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी सेल्स हैं वो एक्टिव सेल्स होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं, और उनसे जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे CO2 हो या और भी कई वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि आप फैक्ट्री में आपने देखा होगा जो मशीन वगैरह चलती है, और कंटिन्यू जब कोई मशीन काम करती है तो उनमें क्या होता है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, जैसे उनके अंदर और भी वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं तो वो उनको भी बाहर निकालना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो ब्लड का काम होता है, ऑक्सीजन को बॉडी के पूरे पार्ट में पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है उनको शरीर से क्या करने का, बाहर करने का काम होता है। और जो फूड हम लेते हैं, जैसे जो फूड हम लेते हैं वो सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर पेट में पहुंचता है, यानी स्टमक के अंदर क्या होता है, वो 4 से 5 घंटे वो वहाँ पे स्टोर होता है। उसके बाद वो फूड छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन होगा, फाइनली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जो ग्लूकोज जो बन जाता है, ग्लूकोज के बाद 2 कंपोनेंट बनते हैं जब हम फूड खाते हैं। जो फूड लेते हैं, फूड लेने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे फाइनली 2 चीज़ बनती है। एक तो मान लीजिए ग्लूकोज हो, जिससे कि हमें एनर्जी मिल रही है, और जो हमारे काम की चीज़ होती है। दूसरा क्या होगा, वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल होता है फ्रेंड्स, इन्हें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर
इसे हम फीसिस कहते हैं। अंदर क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, नहीं बाहर कर दिया जाता है। लेकिन और जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जैसे ग्लूकोज हो, एमिनो एसिड्स वगैरह हो, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो ये हमारी बॉडी के यानी पेट से लेकर पूरी बॉडी के अंदर जो पहुंचाने का काम होता है ये भी ब्लड का ही होता है। ब्लड क्या करता है, ये ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे बनता है, इनको क्या करेगा, ये ग्लूकोज को पूरी बॉडी के अंदर इन्हें पहुँचाने का काम करता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ब्लड के टाइप्स के बारे में। तो ब्लड को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जितनी भी सबसे पहले उसके अंदर 2 चीज़ होती है। पहला होता है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कैप्सूल्स। अगर ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर टोटल ब्लड का 60% पार्ट ब्लड प्लाज्मा होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड होगा, यानी अभी मैंने आपको बताया कि 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर का जो 60% होगा वो क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा होगा, और बाकी 40% ब्लड कैप्सूल्स होते हैं। अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीज़ें जैसे कि वाटर पाया जाता है, वाटर 90%, प्रोटीन 6 to 8% पाया जाता है, और सॉल्ट की इसके अंदर जो क्वांटिटी होगी 0.9% है, ग्लूकोज 0.1%। इसके अलावा बहुत सारी मिनरल्स वगैरह जैसे क्लोराइड हो या सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह इनके अंदर पाए जाते हैं। उसके साथ एमिनो एसिड्स हो, लिपिड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। और ब्लड प्लाज्मा के अंदर इसके साथ साथ एक और चीज़ पाई जाती है जिसे हम क्लोटिंग फैक्टर का नाम देते हैं। क्लोटिंग फैक्टर का मेन काम होता है, क्लोट का मतलब होता है हिंदी में जमना। तो ब्लड का जो थक्का जमने का काम मेन करता है कौन, क्लोटिंग फैक्टर। और इस क्लोटिंग फैक्टर का नाम है फाइब्रिनोजन, जिसे हम आगे देखेंगे। इसे फाइब्रिन का नाम देते हैं। जो फाइब्रिनोजन का मेन काम होता है ब्लड को थक्का जमाने का काम। तो अगर हम पूरे ब्लड प्लाज्मा के अंदर से इस क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दें तो जो कंपोनेंट हमारी ब्लड के अंदर बच जाता है, जैसे कि पूरा ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा से अगर हम माइनस कर देते हैं क्लोटिंग फैक्टर को, तो जो पार्ट बचता है उसे हम सीरम कहते हैं। और इस सीरम से आपने देखा होगा बहुत सारे टेस्ट वगैरह जो लैब वगैरह में जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, उनको कुछ टेस्ट तो ऐसे होते हैं जो सीरम से होता है। तो सीरम क्या होता है, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर से क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाता है, और उसके अंदर जो फिर जो लिक्विड पार्ट बचता है उसे सीरम का नाम देते हैं। और इसी सीरम से वो क्या करते हैं, वो टेस्ट लगाते हैं। और अगर वो उसके अंदर मान लीजिए क्लोटिंग फैक्टर को नहीं निकालते तो ब्लड आगे टेस्ट लगाने में उन्हें दिक्कत होती है, वो क्लोट करने की पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है ब्लड कैप्सूल्स की। ब्लड कैप्सूल्स के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे WBC की बात करते हैं। WBC को हम इनका जो बायोलॉजिकल नेम होता है ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूकोसाइट जिसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। WBC का जो बायोलॉजिकल नेम है ल्यूकोसाइट है। और RBC के दूसरा होता है RBC को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। किसी का रिपोर्ट होता है या टेस्ट वगैरह होता है तो उनके अंदर जो उनकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में आपने देखा होगा वहाँ पे ये WBC, RBC या प्लेटलेट ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलती। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, WBC को आपको वहाँ पर ल्यूकोसाइट लिखा हुआ मिलता है। आज के बाद अगर आपको किसी भी रिपोर्ट में ल्यूकोसाइट लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना है कि ये WBC के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और RBC को फ्रेंड्स कहते हैं एरिथ्रोसाइट। और एरिथ्रोसाइट आपने देखा होगा एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं CBC, जिसमें कंप्लीट ब्लड का टेस्ट होता है। तो इस कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या होता है, वहाँ पे एक पॉइंट आता है ESR का। और यहाँ पे आपने ये देखा होगा जब रिपोर्ट के अंदर ESR की क्वांटिटी, जब ESR जो होती है इसकी जब वैल्यू जो दे रखी होती है रेंज, अगर ESR का रेंज बढ़ जाता है तो डॉक्टर पेशेंट को बताते हैं कि भाई इनके अंदर इन्फेक्शंस ज़्यादा हैं। तो ESR का मेन काम होता है, ESR को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी एरिथ्रोसाइट। अब यहाँ पर बात आती है RBC से रिलेटेड है, क्योंकि एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है RBC। तो एरिथ्रोसाइट जो है ये RBC को बोलते हैं। और RBC के यानी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो RBC है, इनको किस रेट से ये इसके अंदर सेडिमेंट हो रहा है, इसी को ही यहाँ पे ESR का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे WBC के फंक्शन के बारे में। तो WBC का जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी को बाहरी वातावरण यानी बाहरी एंटीजन से जो बाहरी अटैक होते हैं उनसे बचाने का काम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते चलते हुए वो क्या होता है, उन्हें थोड़ी सी भी धूल वगैरह में जब वो काम कर लेते हैं तो उन्हें क्या होता है, एलर्जी वगैरह शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है, WBC की क्वान्टिटी उसके अंदर क्या हो रहा है, कम हो जाती है। WBC के अंदर जो इनके बाकी और भी कई पार्ट्स हैं, एसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है या घट जाती है तब इससे क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मेन काम होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना,
केवल जो WBC के जितने कंपोनेंट्स हैं इनका पूरा काम हमारी बॉडी को क्या करना है, बॉडी को बाहरी वातावरण यानी बाहरी जो बैक्टीरियाज हो, वायरस हो, जो तरह तरह की आज के टाइम में बीमारियां हो रही हैं उनसे बचाने का मेन काम होता है WBC का। अगर आपके अंदर WBC की जो क्वांटिटी है जितनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें अगर बैलेंस है तो आपको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब सीधा सा है कि आपको बाहरी एंटीजन से आप बचे रहेंगे और आपको बीमारियां नहीं होगी। अब देखते हैं कि जो WBC की जो शेप होती है, WBC की शेप होती है इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप का मतलब क्या है, इसकी कोई शेप नहीं होती, क्योंकि जैसे कि आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, अमीबा की कोई शेप नहीं होती। अमीबा की कैसी शेप होती है, जैसे कि ये देखिए ऐसी शेप होती है अमीबा की, जैसी इसकी शेप होती है। मान लीजिए ये एक अमीबा है, अमीबा की भी कोई शेप नहीं होती, ये किसी भी तरीके की हो सकती है, ये अपनी शेप को चेंज करती रहती है। इसी तरीके से WBC की भी कोई शेप नहीं होती, WBC भी रेगुलर शेप का होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके रेंज की कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो होता है ये WBC कितना पाया जाता है। तो ब्लड के अंदर जनरली WBC की जो रेंज होती है 6000 से लेकर 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, यानी 6000 से लेकर 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब में 6000 से लेकर 8000 WBC के सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, यानी वाइट ब्लड सेल्स। WBC का मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होगी ये 6000 से 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब पाई जाती है। अब बात करते हैं एरिथ्रोसाइट यानी एरिथ्रोसाइट RBC की। तो RBC कितना होता है, RBC हमारी बॉडी के अंदर RBC को कहते हैं लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल। तो RBC का मेन काम होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या फूड हो या हार्मोन्स हो, इनको क्या करना है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का होता है हमारी बॉडी के अंदर, और जो उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो उनको शरीर से बाहर करने का काम होता है। और जो फूड वगैरह हो, जो फूड हम लेते हैं उनसे बनने वाले ग्लूकोज हों या जो भी हमारे अंदर एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं या हार्मोन्स हैं उनको पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम RBC का ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं RBC के शेप की। तो RBC की जो शेप होती है बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव मतलब क्या है कि वो ये सर्कुलर होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सर्कुलर होती है लेकिन दोनों साइड से ये थोड़ी कैसी होती है, चपटी होती है, यानी कॉनकेव केव होती है, यानी बाई मतलब दोनों साइड से, कॉनकेव यानी चपटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके रेंज की बात करते हैं। तो इसकी जो रेंज होती है हमारी पूरी ब्लड के अंदर जो 5 से लेकर 5.5 मिलियन, लाख नहीं 5 से 5.5 मिलियन। तो अब इससे आप देख पाएंगे कि जो टोटल WBC हो या RBC हो या प्लेटलेट्स हो, पूरे ब्लड के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है किसका होता है, ये RBC का ही होता है। ये 5 से लेकर 5.5 मिलियन हमारी बॉडी के अंदर ये होता है। अब RBC का जो काम अब समझ चुके हैं। तो RBC जो कोई अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी RBC किसी तरीके से RBC का जो भी कोई RBC के जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये फंक्शन करना बंद कर देती है, तो ये क्या होता है, ये लीवर या स्प्लीन इसके अंदर जाकर क्या होगा, ये इनकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्प्लीन, जो स्प्लीन को हम किस नाम से जानते हैं, स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, यानी RBC का जो कब्रिस्तान है केवल RBC के लिए ही स्प्लीन है। स्प्लीन के अंदर ही RBC की डेथ होती है। RBC फाइनली स्प्लीन के अंदर ही जाकर ये इनकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स को हम, इसकी जो बायोलॉजिकल नेम है प्लेटलेट्स का, इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, और इसे हिंदी में कहते हैं प्लेटलेट्स ही कहते हैं। और प्लेटलेट का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपने देखा होगा जब कोई पेशेंट बीमार पड़ते हैं और वो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि भाई एक टेस्ट कराइए, और टेस्ट कराने के बाद जब उनका प्लेट डाउन होता है, ये तो एक कॉमन सी बात है, आपने देखा होगा कि डेली लाइफ में देखा होगा कि प्लेटलेट किसी किसी की डाउन हो जाती है। तो प्लेटलेट डाउन होने का रीज़न क्या होता है, प्लेटलेट डाउन होने का मतलब यह होता है कि जो प्लेटलेट का जो रेंज होता है बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर 1.5 से 3.5 लाख के बीच होता है। अगर 1.5 से 3.5 लाख के बीच होता है इनका रेंज, अगर इससे नीचे प्लेट का रेंज नीचे आ जाए, मान लीजिए किसी की 70,000 हो जाती है, तो 70,000 अगर प्लेटलेट हो जाती है तो इससे क्या होगा, उस पेशेंट को काफ़ी वीकनेस फील होगी और उनके अंदर उनकी बॉडी ढंग से काम नहीं करेगी, पूरी तरीके से वो उन्हें उल्टी वगैरह भी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्लेटलेट्स का जो काम होगा हमारी बॉडी के अंदर, मेन काम होता है क्लॉटिंग कराने का। जो ब्लड वगैरह है उनकी क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ब्लड को क्लॉट कराने का काम होता है। अभी जो मैंने आपको बताया था ये क्लॉटिंग फैक्टर यानी फाइब्रिनोजन, ये भी प्लेटलेट्स के ही कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके शेप की बात करते हैं। इसकी शेप होती है इरेगुलर और इसकी रेंज अभी आपको बताया कि 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्रेंड।
ब्लड से रिलेटेड, और इसकी जो अगली पार्ट में, यानी ये पार्ट 1 है, यानी फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स, ये जो ब्लड के जो फर्स्ट पार्ट है, इनमें अब सेकंड पार्ट में आपको जो जैसे WBC हो या RBC या प्लेटलेट्स हो, ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इनके क्या रोल है, इनसे होने वाले, यानी अगर RBC हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए या WBC कम हो जाए या प्लेटलेट्स वगैरह, तो इनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती है या इनसे हमारी बॉडी के अंदर क्या असर पड़ता है, इनसे क्या इफ़ेक्ट पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर लें और इसे अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिनको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन बटन के बारे में एक बेल आइकन होगा, उसे ही प्रेस कर लें ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।